हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा क्लास 10th का मैथमेटिक्स चल रहा है ना, उसमें अध्याय नंबर 2 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अध्याय नंबर 2 डिस्कस करेंगे और अध्याय नंबर 2 है हमारा बहुपद, जिसका नाम क्या है? बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या नाम देते हैं? पोलिनोमियल, ना, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियल कहा जाता है ना। इसमें जो पोली है इसका मीनिंग होता है एक से दो नहीं, तीन से अधिक, है ना। तीन से अधिक मतलब 4 टर्म, तीन से अधिक मतलब 4 टर्म, है ना। और नोमियल का मतलब होता है पद। नोमियल का मतलब क्या होता है? पद। तो इसको हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो ये वाली यूनिट हमारी पूरी बेसिक रहेगी, है ना। ये वाली यूनिट क्या रहेगी? पूरी बेसिक रहेगी। और देन उसके बाद हम लोग हो सकता है ये वाली यूनिट में बेसिक कंप्लीट कर ले, या फिर हो सकता है कि बेसिक न कंप्लीट हो। यदि बेसिक कंप्लीट नहीं हो इस लेक्चर में, तो हम अगले वाले लेक्चर में भी जो बचा हुआ बेसिक है वो कवर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है इसी लेक्चर में हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाए और इसी लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करें। ठीक है, तो ये होगा हमारा बहुपद या अध्याय 2 बहुपद, जिसकी क्लास नंबर क्या रहेगी या फिर लेक्चर नंबर जिसे हम लोग बोल सकते हैं 1, है ना, लेक्चर नंबर 1। तो हम लोग बिना किसी देरी के इसको कंटिन्यू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि आखिर बहुपद यानी कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर नामकरण क्या दिया गया है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है बहुपद, है ना, इंग्लिश में पोलिनोमियल, है ना, इंग्लिश में पोलिनोमियल। अब इसको हम लोग जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है ना, ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा बॉक्स में बंद कर लेते हैं, है ना, ताकि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा इफेक्टिव लगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब हम लोग इसको जानते हैं कि आखिर पोलिनोमियल होता क्या है ना। पोलिनोमियल होता क्या है, इससे पहले कुछ टर्म को जानना आवश्यक है ना। तो सबसे पहले तो हम उन टर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, है ना। वो कौन कौन सी टर्म्स है जिसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो एक होता है यहाँ पर अचर पद, है ना, अचर पद या फिर अचर संख्या, है ना, अचर संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, है ना, कांस्टेंट नंबर, या फिर इसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं ना, कांस्टेंट नंबर, है ना। कांस्टेंट नंबर होता क्या है ना, कांस्टेंट नंबर होता क्या है? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा मान या ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित न हो, है ना, जिसका मान, है ना, परिवर्तित न हो। ठीक है, जिसका मान परिवर्तित न हो, है ना। तो ऐसा मान क्या हो सकता है? तो उदाहरण के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके उदाहरण हम लोग क्या देख सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में देखते हैं यहाँ पर, है ना, जैसे संख्या क्या होती है? जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3, धनात्मक 4, और इसी प्रकार से हम लोग जाते हैं कहाँ तक? प्लस का अनंत तक, है ना। तो इन संख्याओं को हम लोग नामकरण देते हैं पूर्ण संख्या, है ना। क्या नाम देते हैं इन संख्याओं को? पूर्ण संख्या। या फिर इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं, है ना, या फिर हम लोग इन्हीं संख्याओं को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक। तो ये तो हो गई हमारी धनात्मक पूर्णांक, है ना।
जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी संख्या होती है? -1, है ना, -2, -3 और इसी प्रकार से ये माइनस के अनंत तक जाती है। तो इन संख्याओं को कुछ अलग नामकरण करते हैं हम लोग, है ना, और इन संख्याओं का नामकरण क्या करते हैं? इन संख्याओं का हम नाम देते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मिलकर पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करते हैं, जो कि वास्तविक संख्या का एक हिस्सा है ना, जो क्या है? वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा है। तो यहाँ तक तो हमारी बातें क्लियर है ना। और इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम नामकरण देते हैं, है ना। क्या नाम देते हैं इन सभी संख्याओं को मिलाकर? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांकों को ही हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इतनी बातें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अचर संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है ना। ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित न हो, मतलब जो मान बदला न जा सके। ठीक है, उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी संख्या को हम लोग कहेंगे अचर संख्या, है ना। तो इन संख्याओं को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका ही एक और हिस्सा है चर संख्या, है ना, कि आखिर चर संख्या होती क्या है ना। ठीक है, इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में और कंफर्टेबल जगह हमें मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं चर नंबर, है ना। चर नंबर होता क्या है? चलिए देखते हैं। दूसरे नंबर पे चर संख्या, है ना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इसे हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसी संख्या जिसका मान परिवर्तित हो, ना, जिसका मान परिवर्तित हो। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे चर संख्या या वेरिएबल नंबर। उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या दे सकते हैं? उदाहरण के तौर पर हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वेरिएबल नंबर क्या होता है ना। जैसे मैं x, y, z लिख दूँ तो ये भी एक वेरिएबल है ना। a, b और c लिख दूँ तो ये भी एक वेरिएबल है ना। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? p, q, r लिख दूँ तो ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं t, ये भी एक वेरिएबल है ना। तो अल्फ़ाबेट का कोई सा भी नंबर, है ना, अल्फ़ाबेट का कोई सा भी नंबर मतलब कि स्मॉल लेटर होना चाहिए। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कोई सा भी नंबर मतलब कि क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर होना चाहिए, है ना। ठीक है, स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर होना चाहिए। इन संख्याओं को इन नंबर्स को हम लोग क्या चर संख्या मानेंगे, है ना। चर संख्या क्यों मानेंगे यह हम लोग आगे जानेंगे, है ना, क्योंकि इनका मान परिवर्तित होता रहता है।
है ना, परिवर्तित कैसे होगा। तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इनको चर संख्या क्यों बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई सी एक संख्या लिख ली या समीकरण लिख लिया x + 5 = 0। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, x = -5, है ना। क्यों होगा, क्योंकि हम 5 को पक्षांतर कर दिए बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में, इसलिए x का चिन्ह परिवर्तित होकर माइनस में बदल गया, है ना। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, है ना। ये तो एक नंबर का हो गया, है ना। 2 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि 2x प्लस मैंने 5 लिख दिया, है ना। तो सेम प्रोसेस रहेगी कि यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर -5, और यहाँ पर वही x का मान हमें क्या मिल जाएगा, तो x का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा x का मान हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो x का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा -5/2, है ना। तो ये तो है एक परिमेय संख्या, है ना, ये तो है एक परिमेय संख्या, लेकिन ये x का मान हमें परिवर्तित मिला है। कैसे, यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिला है x का मान, है ना, कहाँ पर, यहाँ पर जो क्या है हमारे पास, है ना, ये जो नंबर है ये क्या है, x बराबर -5, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x बराबर -5/2, है ना। तो यहाँ पर चर संख्या तो एक ही है, लेकिन इसका मान परिवर्तित हो गया है ना। तो इसी प्रकार y z a b c p q r t, इस प्रकार से कोई सी भी हमें वेरिएबल नंबर मिल जाता है, यानी कि चर संख्या हमें मिल जाती है, तो इनका मान परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग चर संख्या कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी अचर और चर संख्या, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बहुपद की ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कि आखिर बहुपद को हम लिखेंगे किस टर्म में, है ना। ये चर अचर तो समझ में आ गया, लेकिन आखिर बहुपद को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे या किस टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या हमने लिखी जो है अचर संख्या, है ना, और अचर संख्या का हमने गुना कर दिया किससे, चर संख्या से। अचर संख्या का गुना क्या किससे कर दिया, चर संख्या से। और यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ घात दे दी इसकी, है ना, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या, है ना। इसके हमने कुछ ना कुछ घात दे दी जो क्या है, पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनता है ना, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनता है। इस फॉर्मेट का यूज हम जिस तरीके से करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद, है ना। तो यहाँ से जो हमें टर्म मिलती है इसी को हम लोग क्या देते हैं, कहते हैं बहुपद, बहुपद, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसी को, पॉलिनोमियल, नोमियल, है ना। यदि इंग्लिश में इसी को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, है ना, और इस पूरे की पावर हो जाएगी होल नंबर, है ना, पूरे की पावर क्या हो जाएगी, होल नंबर। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश वाला टर्म। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको, ऐसे तो सभी हिंदी मीडियम के ही रहेंगे, है ना, क्योंकि ये क्लास हिंदी मीडियम की चल रही है, लेकिन इंग्लिश में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनेगा, है ना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल या फिर बहुपद, है ना। थोड़ा सा इसका और बेसिक की ओर बढ़ते हैं और इसकी और जानकारी हम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने कांस्टेंट नंबर क्या ले लिया, कांस्टेंट नंबर यहाँ पर ले लिया 2, वेरिएबल क्या ले लिया, वेरिएबल हमने x ले लिया, है ना, और होल नंबर हमने क्या ले लिया, होल नंबर हम जानते हैं कि 0 से लगाकर धनात्मक
संख्याएं जितनी भी हो, है ना, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर, है ना, जिसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो वो ले लिया यहाँ पर, जो कि क्या है, 4, है ना। और इसको बहुपद की टर्म में, है ना, इसको बहुपद की टर्म में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात और इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है जिसे हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लिया करेंगे, है ना। इंग्लिश में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए हमें, या फिर पढ़ते समय इतना हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो 2 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, है ना। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो पूरी टर्म बन गई है यहाँ पर, है ना, टर्म किस प्रकार से बन गई है, यहाँ पर टर्म इस प्रकार से बन गई है ना। ये पद इस प्रकार से बन गया है कुछ, है ना। पद तो एक ही है ना, पद तो एक ही है यहाँ पर, है ना, लेकिन इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पद बन गया है ना। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे बहुपद, है ना, बहुपद। और बहुपद में भी कैसा बहुपद है ये, है ना, बहुपद में भी कैसा पद है, बहुपद है, तो एक पदी बहुपद है ना, एक पदीय बहुपद ठीक है। ये बहुपद की एक कैटेगरी होती है ना, एक पदीय बहुपद है। ठीक है, तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। बहुपद की कैटेगरी देख लेंगे हम, और उसके बाद हम लोग कुछ और बेसिक्स जानने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग गुणांक को और घात को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं ना, गुणांक को और घात को अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा p, है ना, p, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x, है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग जो वेरिएबल यूज करेंगे, है ना, यानी कि जो चर संख्या यूज करेंगे वो क्या रहेगी, x, है ना। p का मतलब पोलिनोमियल, x का मतलब जो वेरिएबल या फिर यहाँ पर चर वाला नंबर जो यूज करेंगे वो रहेगा x। कैसे, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x की पावर 5, है ना। अब बात आती है कि यहाँ पर घात क्या होगी, है ना, घात क्या होगी, तो घात यहाँ पर क्या होगी, 5, है ना। घात क्या होगी यहाँ पर 5, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग घात मानते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ p ऑफ 5, है ना, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे 5 5 की घात मैंने लिख दी 4, तो यहाँ पर घात क्या होगी, है ना, तो यहाँ पर ये घात हो जाएगी 4, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक और कोई बहुपद मान लिया कि जो p, है ना, पोलिनोमियल ऑफ t, है ना, पोलिनोमियल ऑफ t, मतलब t का बहुपद, है ना। इसको पढ़ेंगे क्या, पोलिनोमियल ऑफ t, पोलिनोमियल ऑफ 5, पोलिनोमियल ऑफ x, इस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है ना। मतलब कि x का बहुपद, 5 का बहुपद, है ना, t का बहुपद, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया 3t की पावर 2, है ना, तो यहाँ पर इसकी घात क्या हो गई, तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 2, है ना। मतलब वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है उसी को हम लोग घात मानते हैं, है ना, चाहे संख्या किसी भी प्रकार की हो, है ना। तो इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा इनको और डिटेल में जानते हैं, है ना। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग अब जानते हैं बहुपद के प्रकार, है ना। क्या जानेंगे, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जान रहे हैं हम लोग, बहुपद के प्रकार, स्टार करके लिख लेंगे यहाँ पर, या फिर एक नोट डालकर लिख लेंगे, बहुपद के प्रकार,
है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग, इंग्लिश में लिख लेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लेना इसको, थोड़ा देख लेना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है एक पदीय, एक पदीय, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोमियल, है ना, मोनोमियल, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मोनोमियल। ये क्या होगा, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, है ना, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया -2t⁻², है ना। और आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4x⁴, है ना। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3y⁴, है ना। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी हो, है ना, जहाँ पर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पर चर संख्या होनी चाहिए, अचर संख्या होनी चाहिए और उसकी कुछ ना कुछ घात होनी चाहिए, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद, है ना। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। और इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो इतनी बातें हमारे दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि हमने टाइप कौन सा पढ़ा है, टाइप फर्स्ट पढ़ा है इसमें, और टाइप कौन सा है, तो टाइप है यहाँ पर एक पदीय बहुपद, है ना। टाइप कौन सा है, एक पदीय बहुपद। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर आगे क्या देखेंगे, द्विपदीय बहुपद, है ना। तो यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, बाइनोमियल, है ना। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसे, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल यानी कि द्विपदीय, जिसमें कि दो पद हो, है ना। यहाँ पर क्या थे, एक एक पद थे सभी, है ना। यहाँ पर ये सभी क्या थे, एक एक पद थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विपदीय मतलब जहाँ पर दो पद होने चाहिए। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 2, ठीक है, दो पद है। अब यहाँ पर 2x के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, है ना। तो ये नहीं समझना हमें कि उसके साथ वेरिएबल नहीं है, है ना। इसका मतलब 2 के साथ वेरिएबल है और वेरिएबल क्या है, x⁴, है ना। x⁴ क्यों, क्योंकि x⁴ बराबर होता है 1, है ना। और 1 का गुना यदि हम लोग 2 के साथ करेंगे तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, 2, है ना। इसका मतलब 2 पुनः आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो कौन सा है, x⁴, ठीक है। कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है, x⁴। तो यहाँ पर हमें इस बात को मानकर चलना है ना, ठीक है, कि इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल यूज हुआ है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3x⁴ + 3x, तो ये भी एक द्विपदीय है ना। ये भी कैसा बहुपद है, द्विपदीय है। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब एक प्रकार और बचा है इसका, है ना, एक प्रकार और बचा है, वो क्या है, त्रिपदीय बहुपद, है ना, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय
बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइनोमियल, है ना। तो इतनी बात ये हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब इसके उदाहरण क्या रहेंगे, तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 2, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या देख सकते हैं हम लोग, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। दूसरा क्या देख सकते हैं, तो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं 4x5 प्लस 3x3 प्लस x, है ना। तो ये भी कैसा हो गया, त्रिपदीय। इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, 5x4 प्लस 2x3 प्लस 1, है ना। तो ये सभी क्या है, ये त्रिपदीय हो गए। ठीक है, ये सभी किस प्रकार के हो गए, ये सभी हो गए यहाँ पर त्रिपदीय, है ना। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि त्रिपदीय कौन कौन से होंगे, द्विपदीय कौन कौन से होंगे, है ना, और एक पदीय कौन कौन से होंगे। तो ये सभी हमने अलग अलग डिस्कस कर लिया है ना। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर देखते हैं, है ना। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग कुछ और टर्म जानते हैं, है ना। और वो क्या रहेगी, वो ये रहेगी कि जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 5x⁻⁻1, है ना। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं, है ना। क्योंकि ये जो ऋणात्मक संख्या है, इसे हम लोग होल नंबर नहीं मानते हैं, और ये होल नंबर चूँकि हमने जो फॉर्मेट सेट किया है ना, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई वेरिएबल नंबर के साथ, और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर, है ना। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, है ना, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। इसलिए इसको हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 3x, है ना। अब जब अंडर रूट खुलता है, तो हमने सीखा है कि किसी भी संख्या का अंडर रूट खुलता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2, है ना। तो ये भी एक बहुपद नहीं है ना। क्यों नहीं है, इसका रीज़न हमने दे दिया है ना। क्योंकि 1/2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या चूँकि हमने जो फॉर्मेट बनाया है ना, कि घात कैसी होनी चाहिए, होल नंबर, उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। इसके बाद जैसे हमने मान लिया कि 3 1/x, है ना, क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं। क्यों, क्योंकि 3x जब कोई भी संख्या बटे से या फिर हर से अंश में आती है, तो उसकी घात नेगेटिव हो जाती है ना। जो भी घात हो, वह घात उसकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ -2 हो जाता, यहाँ x की घात 3 होती तो यहाँ x की घात -3 हो जाती, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो यह हो गया एक, जो कि हमारा बहुपद नहीं होगा। ये हो गया 2 नंबर, जो कि हमारा बहुपद नहीं होगा। और ये हो गया हमारा 3 नंबर, जो कि बहुपद नहीं होगा, है ना। तो बहुपद होने की कुछ शर्तें हैं, है ना, जिन शर्तों को फुलफिल करनी चाहिए, है ना, उसी नंबर को हम लोग बहुपद मानेंगे। ठीक है, तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद हम लोग कुछ और नंबर को देखते हैं, है ना, जिनका बहुपद होना या नहीं होना, है ना, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा।
है ना। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों को जानते हैं, है ना, और इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और वो क्या रहेगी, कुछ पद जान लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ टर्म जान लेते हैं, कुछ टर्म जान लेते हैं यहाँ पर। है ना, कि जो पोलिनोमियल है उसको और किस किस कैटेगरी में हम लोग घात के आधार पर, है ना, या डिग्री के आधार पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे कि चलो कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले हरा ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं सरल रेखीय बहुपद, है ना, सरल रेखीय बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, है ना, या फिर इसको रेखीय बहुपद भी बोल सकते हैं ना, क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद भी बोलेंगे, है ना। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्या होता है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये होता क्या है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x + 2, है ना, इसकी घात क्या है या फिर इसकी डिग्री क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कितनी घात है, 1 है ना। तो डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई, डिग्री यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये सरल रेखीय बहुपद या फिर रेखीय बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, क्या और क्या हो सकता है, लीनियर पोलिनोमियल का इक्वेशन 2x⁻1 + 3x⁻0, है ना, x⁻0 का मतलब 1, तो यहाँ पर भी डिग्री क्या बन गई, इसकी डिग्री यानी कि घात बन गई 1, है ना, इसका मतलब ये रेखीय बहुपद है। अब एक कैटेगरी और बनेगी उसकी, क्या यह एक रेखीय बहुपद है ना, तो आंसर रहेगा नहीं, है ना। नहीं होने के पीछे का रीजन यहाँ पर x का करने के अंदर होना है, क्योंकि यह जब भी करने से बाहर निकलेगा तो यह एक रेशनल नंबर देगा, है ना, और रेशनल नंबर यदि किसी वेरिएबल की घात है तो वह बहुपद नहीं हो सकता, और बहुपद नहीं हो सकता तो बहुपद में कोई सी भी कैटेगरी हो वो कोई सा भी बहुपद नहीं हो सकता। तो यह घात के आधार पर बहुपद को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना, दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं द्विघातीय बहुपद, है ना, द्विघातीय बहुपद, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थोड़ा सा इसका हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उदाहरण यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x² + 3x + 2, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है ना, यानी कि घात क्या है, तो घात यहाँ पर क्या हो गई 2, मतलब जो पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या हो सकता है, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो सकता है यहाँ पर 5x की x² + 3x
की पावर 2 प्लस x, है ना। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है ना। डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। आगे हम लोग क्या देख सकते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3t² प्लस 3t+3, है ना। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है। इसका मतलब जिसकी भी डिग्री 2 है वो सभी क्या है, वो द्विघातीय बहुपद है ना। वो कैसे बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको थोड़ा और देखते हैं कि आखिर बहुपद को और किस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इसे रहने देते हैं और एक और लाइन ले लेते हैं जो कि इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक तीसरे प्रकार का लेते हैं, है ना। और वो कौन सा है, 3, है ना, त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। तो इसके हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के। 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x+1, है ना। तो यहाँ पर डिग्री क्या बनेगी, यहाँ पर डिग्री बन जाएगी इसकी 3, है ना। डिग्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी डिग्री बन जाएगी 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। इसके बाद हम लोग कौन सा देख सकते हैं, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं दूसरे नंबर पे, 4x³ प्लस 3x² प्लस x। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर भी इसकी डिग्री बन जाएगी यहाँ पर भी इसके 3, है ना। डिग्री क्या बन जाएगी इसकी 3। तो यहाँ पर भी डिग्री 3 है ना। यहाँ पर भी डिग्री क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। क्या नाम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम लोग एक घातीय यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और त्रिघात मतलब कि क्यूबिक पोलिनोमियल, इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या फिर परिभाषित कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग इस वर्ड को हटा सकते हैं, है ना। जो वर्ड दिया है सरल, है ना, इसको हटा सकते हैं और इसको हम लोग रेखीय बहुपद केवल लिख देंगे तो और भी ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं रेखीय बहुपद। इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो घात वर्ड बार बार यूज़ किया है ना, जो हमने डिग्री वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं घात यानी कि डिग्री, है ना। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि 5x की घात हमने क्या लिख ली, 4। तो यहाँ पर घात यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, है ना। घात यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसकी घात यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 4, है ना। इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर कोई और समीकरण, है ना। जैसे कि मैंने लिख लिया 2x² प्लस 5x। तो x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है ना। इसकी मैक्सिमम घात यानी कि अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसकी घात कितनी हो गई, 2, है ना। यहाँ पर हम लोग और देख सकते हैं, यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² प्लस
3x। तो यहाँ पर इसकी घात यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री है यहाँ पर 3, है ना। ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चौथा देख लेते हैं, 7x की पावर 4, है ना, प्लस 5x की पावर 7 प्लस 2x। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, यहाँ पर इसकी डिग्री 7 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 7 है। तो डिग्री को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से समीकरण ऐसे हैं जो बहुपद होते हैं और कौन कौन से समीकरण ऐसे हैं जो बहुपद नहीं होते। वैसे तो हमने देख लिया, है ना, कि कौन से समीकरण बहुपद होंगे और कौन से नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार और उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन तो हमने पहले ही पढ़ ली, है ना, कंडीशन को हमने पहले ही पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं, है ना, क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि 2x की पावर -4, है ना। क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि घात कैसे आ गई इसकी, ऋणात्मक। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5t की पावर 1/2, है ना। क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेशनल नंबर आ गया है ना। यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर, है ना, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। यहाँ पर क्या आ गया है, रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्या, है ना, हिंदी में लिख सकते हैं परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना, क्या देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख लिया 5√t, है ना, 5√t, है ना। क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं। रीजन, क्योंकि t की पावर क्या है, 1/2, है ना, और ये क्या है, यह एक रेशनल नंबर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया चौथा 1/√t। क्या यह एक बहुपद है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगी, t की पावर हो जाएगी -1/2, है ना। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, 5 नंबर पे 6, है ना, 1/5, है ना, बराबर, क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर y की पावर क्या है, -1, है ना, y की पावर क्या हो गई वहाँ पर, -1। तो इस प्रकार से इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना, कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, है ना। छठे नंबर पे जैसे मैंने एक समीकरण लिख दिया, समीकरण क्या लिख दिया, 2x² + 3x + √x। क्या यह एक बहुपद है, तो आंसर रहेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर √x किसी भी कंडीशन में बहुपद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कई संख्याएं हैं, है ना, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है ना। कंडीशन कौन सी है, कंडीशन हमारी सेम है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट नंबर यानी कि अचर नंबर आएगा, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा वेरिएबल नंबर में, और इसकी घात क्या होनी चाहिए, होल नंबर, है ना, यानी कि पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक। तो जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसी को हम लोग इसके अंदर काउंट करेंगे, अदरवाइज वह संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी एक ही कंडीशन है और ये पूरी तरीके से फुलफिल होनी चाहिए बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल होने के लिए, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना कंफर्म कर पाए हैं कि आखिर बहुपद क्या होगा, घात क्या होती है ना, इसके प्रकार कितने होते हैं बहुपद के, है ना, बहुपद घात के आधार पर अलग प्रकार के होते हैं, है ना, उसकी डिग्री के आधार पर अलग प्रकार के होते हैं, है ना, और पद के आधार पर यानी कि टर्म के आधार पर अलग प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, और उससे अधिक हो तो वो हो जाएंगे बहुपद, है ना, 3 से अधिक हो तो वो हो जाएंगे बहुपद।
और यहाँ पर उसकी हम लोग यदि डेफिनेशन लिख ले, है ना, तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, कि आखिर बहुपद की डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे। बहुपद पॉलिनोमियल, है ना, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, है ना। इसकी परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो परिभाषा को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, ऐसे या फिर ऐसा समीकरण, है ना, क्या लिखेंगे, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चार या चार से अधिक पद हो, है ना, अधिक पद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहा जाता है ना। ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पता होना चाहिए, है ना, कि बहुपद किसे कहेंगे। ठीक है, अब चार या चार से अधिक क्यों हमने नाम दिया, क्योंकि जो 3 होगा वो तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, है ना, या फिर अगर जिसमें 3 पद हो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, जिसमें 2 पद हो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, और जिसमें 1 पद हो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा मोनोमियल, है ना, यानी कि एक पदीय। लेकिन जो 4 या 4 से अधिक पद हो जिसमें, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद, है ना। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, है ना, 3t² प्लस 4t⁴ प्लस 3t⁵ प्लस 2, है ना। तो ये इस प्रकार के जितने भी हमारे बहुपद बनेंगे वो सभी हो जाएंगे बहुपद। ठीक है, तो ये हो गए हमारी बहुपद की कैटेगरी, है ना। घात के आधार पर हमने अलग देखा, है ना, पद के आधार पर हमने अलग देखा। ठीक है, तो हमने बहुपद 2 प्रकार से पढ़े इस क्लास में। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार से पढ़े हम लोग, बहुपद यहाँ पर हमने 2 प्रकार से पढ़ा है। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, और जानने की कोशिश करते हैं इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, एक कौन सा पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने घात के आधार पर, है ना, जिसे हमने इंग्लिश में क्या नाम देंगे, डिग्री, है ना, और दूसरा हमने पढ़ा पद के आधार पर, पद, है ना, यानी कि नोमियल, है ना। और इसका हम लोग एक और मीनिंग निकालते हैं, टर्म, इंग्लिश में ही इसको हम लोग टर्म भी बोलते हैं और इंग्लिश में ही इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। लेकिन ये वाले चैप्टर में ये वाला वर्ड यूज किया जाएगा और ये वाले चैप्टर में पद के लिए नोमियल वर्ड यूज किया जाएगा, है ना। और क्योंकि ये बहुत सारे हैं, है ना, और बहुत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बहुत को इंग्लिश में बोला जाता है पोली, है ना, और पद के लिए शब्द नोमियल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतनी बातें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई होगी। और आने वाले अध्याय में, है ना, आने वाले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स के साथ हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि वो प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाए, है ना। और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 करेंगे, है ना, यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है ये कम से कम 3 से 4 वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बेसिक्स अच्छे से हमने कवर कर लिया है। और यदि क्लास पसंद आती है ना, क्लास पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, है ना। चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त यार के साथ में, है ना। चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त के साथ में, है ना, ताकि उनको भी क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।